Okay, so today we'll start with the Government of India Act 1858. Okay, in the last class I have told you about Government of India Act 1853 and about the first war of independence. Okay, so मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 जब आया उसके बाद में जो EIC थी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जो है उसको और कंट्रोल करने की नीड नहीं पड़ी, तो उन्होंने फर्दर कोई भी और एक्ट नहीं लाया। उनको लगा ये लास्ट एक्ट था, ठीक है, इट वाज अ लास्ट चार्टर एक्ट बिकॉज इट इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देन उनको ये नहीं पता था कि उसके बाद में होने क्या वाला है, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपका हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब आया तो उनको ये नहीं पता था कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि इंडियंस ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका हुआ तो इसके बहुत सारे कॉजेस थे, मैंने आपको कॉजेस बताए थे। कोई कॉजेस बताएगा? इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू द कॉजेस। व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1857। Yes, there were many causes, like the revolt caused by Mangal Pandey. The main hero was Mangal Pandey. Okay, but there were many causes also. Okay, mainly the administrative loopholes of British government is the real cause. Okay, the exploitative economic policies. ठीक है ना, जो भी वो exploitative economic policies उनकी जो थी, वो एक main cause था इस revolt का। ओके ना, कि कैसे आप किस तरह से इंडियंस के राइट को, ठीक है, अगर वो ट्रेड भी कर रहे हैं तो उसमें भी उनको सही उनका हक नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को उनका सही प्राइस नहीं मिल रहा है। ओके, व्हेन देयर इज रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कब होता है, कब रिवॉल्यूशन होता है आप बताओ? हाँ, अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन, एंड द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वी कैन से दैट। Yes, the discrimination, exploitation in various forms. Okay, but we can say that जब भी किसी कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी कंट्री का स्ट्रांग होता है तो वो कंट्री स्ट्रांग होती है। अगर जब उस कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वीक होगा तो वो कंट्री वीक हो जाएगी और उस पर कोई भी अटैक कर सकता है इजिली। गांधी टोल्ड ना कि आफ्टर ऑल द इन्वेजन्स, मैंने आपको बताया था पंचायती राज की क्लास में कि इतने सारे जो इन्वेजन्स हुए उसमें भी हमारा जो कंट्री है, इंडिया है, अभी तक क्यों बचा हुआ है? बिकॉज ऑफ द विलेजेस, बिकॉज देयर वाज सेल्फ रूल इन विलेजेस। ओके, ये क्लियर है ना आपको? तो नेक्स्ट हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। सो जब आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाता है 1857 में, तो ब्रिटिशर्स को क्या लगता है? शॉक, कि ये क्या हो गया, क्या इंडियंस भी ऐसा कर सकते थे? ओके, उन्होंने बहुत ट्राई किया डिवाइड करने का, क्यों ऐसे रिवोल्ट हो गया? ओके, लखनऊ से भी कोई शामिल था रिवोल्ट में? कौन था? बेगम हजरत महल। ओके, तो जब उनको ये शौक लगा तब उनको जरूरत पड़ी किसकी, कि अब हम इंडियंस को कैसे, मतलब इंचेस अवे, हम लोग वो लोग इंचेस दूर थे कि हम इंडिया को खो देते। उनको ये डर लगा कि वी वर इंचेस अवे ऑफ लूजिंग इंडिया। ओके, सो हाउ शुड वी टोल्ड देम दैट वी आर गुड? हाउ शुड वी टेल देम दैट वी आर गुड फॉर यू, वी आर ओनली द गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर यू, यू नो नथिंग, यू आर द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। ओके, तो उन्होंने कैसे ये बात बोली? इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आए ताकि वो हमें समझा सके और हमें बहला सके उस टाइम पे। इस टाइम पे क्या हुआ, अभी तक आपका 1773 से 1858 तक आपका चल रहा था कंपनी रूल, एंड अब आपका स्टार्ट हो जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज क्राउन रूल। अब
से 1858 ऑनवर्ड्स। ठीक है, कब तक चलेगा? हाँ 1947 के बाद क्या हम आजाद हो जाएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे, सेक्युलर कंट्री, सॉवरेन कंट्री बन पाएंगे? तो 1947 से 1950 तक हम क्या थे? डोमिनियन। व्हाट इज डोमिनियन? आई विल टेल यू इन द क्लास। ओके, तो क्राउन रूल, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने बोला कि नाउ यू आर अंडर द क्राउन रूल। ब्रिटिश क्वीन जो थी उन्होंने बोला नाउ आई एम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया and we will make a responsible government. And what is responsible government? Responsible government is answerable government, where there is answerability and accountability. Okay, where everyone is answerable to someone. There is a hierarchy. ठीक है ना? तो हम बात करते हैं, इसको लिखिए अभी आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गुड गवर्नमेंट एक्ट 1858. This act was named as Act of Good Government in India. So सबसे पहले क्या उन्होंने बोला, इसके क्या प्रोविजंस थे? फर्स्ट वाज गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल चल रहे थे ना अभी तक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। So he was replaced by Viceroy. Why Viceroy? Because Viceroy is the direct representative of British Crown. Okay, Viceroy was the direct representative of British Crown. Why are you laughing? बहुत हंसी आ रही क्या ये देख के? ओके, एग्जाम में पता चलता है जो ऐसे हंसते हैं क्लासेस में। ओके, ये लिख लिया? क्लियर? गवर्नर जनरल इज रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ओके, he was the first viceroy of India. Lord Canning was the first viceroy of India. मैंने आपको बताया कि अब उन्होंने बोला, किसने बोला? क्राउन ने बोला, ब्रिटिश क्राउन ने बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि नाउ वी विल मेक अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर यू, एन आंसरेबल गवर्नमेंट फॉर यू। ओके, सो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वहां पे कमिटीज को एस्टैब्लिश किया गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना? कौन यहाँ से आंसरेबल, किसकी आंसरेबिलिटी होगी और किसको होगी? अब इस चीज को समझिए। सी, देयर विल बी अ 15 मेंबर काउंसिल एंड इट विल बी अ एडवाइजरी बॉडी। इसको ऊपर का ये रब कर दूं? हाँ, लिख रहे हैं अभी भी। इट विल बी एडवाइजरी बॉडी। एंड देन नेक्स्ट, इनको जो हेड करेंगे वो कौन करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये ब्रिटेन के होंगे कि इंडिया के होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ, पक्का? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ब्रिटेन के क्यों यहाँ पे आएंगे? उनको वहां के अफेयर्स से मतलब ना, उनको यहाँ से क्या मतलब? सो देयर विल बी अ 15 मेंबर काउंसिल एंड इट विल बी एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, ये अभी मैं बात कर रही, ये मत समझिए कि मैम वॉज ओवर क्यों नहीं लगा रही हैं। अभी हम बात यहीं पे हैं, आप समझिए कि हम इसी टाइम पे चल रहे हैं, 1858 के टाइम पे। ओके, सो देयर विल बी अ 15 मेंबर काउंसिल एंड इट विल बी हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया and his answerability will be to the Parliament of British government, and Parliament is answerable to whom? Queen. This is how we make a responsible government or answerable government.
This is known as accountability, where the executives are answerable to legislative. These all are executive organs. Okay, they are here to implement the policies formulated by the British government. Clear है? ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं. कोई समस्या आपको समझ में आ रहा है ना? ये लिखिए इसको. A Council of India to be made. A Council of India to be made in. A Council of India to be made in British Parliament. In which a 15-member council, which is a 15-member council, and the nature of the council is of advisory body, and the nature of the council was advisory body. It will be headed by Secretary of State of India. It will be headed by Secretary of State of India. ये मैंने बोला आपको कि 15 मेंबर काउंसिल है. ओके, इनके हेड कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. फिर मैंने बोला कि ये आंसरेबल होंगे किसको, और आप लोगों ने सुन लिया. वाइसरॉय कहां गए? ओके, he will be answerable to first Viceroy of India, and then Viceroy will be answerable to the Parliament. Okay, so this is the chronology. It is upward, but I am writing it downward. This is the chronology. Okay, so 15-member council of advisory nature will be headed by Secretary of State of India, and they will be answerable to Viceroy, and Viceroy is answerable to the British Parliament. Okay, इसको लिख लीजिए. अभी आप समझिए, जो क्वीन थी, ठीक है ना, इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि नाउ आई विल बी द इम्प्रेस ऑफ इंडिया. कहां पर अनाउंस किया? वो प्लेस कभी कभी पूछ लेते हैं. इलाहाबाद. ओके, सो द क्वीन एलिजाबेथ इन नवंबर 1858, Queen Elizabeth in November 1858 announced that I am going to be the Empress of India. I am going to be the Empress of India. And it was Queen's proclamation. It was Queen's proclamation. Queen's proclamation. Okay. And now British government is named as what? Her Majesty's government. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का नाम नहीं लेंगे, अब लेंगे किसका? हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट. कब तक? 1947 तक अब यही नाम चलेगा. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रीनेम्ड एज हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट. क्लियर है? अच्छा, हमेशा हर मैजेस्टी बोलेंगे या कभी हिज मैजेस्टी भी बोलेंगे? हमेशा. क्लीमेंट एटली का नाम सुना है? कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे. ओके, सो तब की तब चली बात करेंगे. नाम सुना है, इतना काफी है. ओके, सो नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रीनेम्ड एज हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट. So now everyone means that this 15-member council is answerable to the Secretary of State,
and the Secretary of State is answerable to Viceroy, and the Viceroy is answerable to British Parliament, and the British Parliament is answerable to whom? Her Majesty's government. Her Majesty means Queen. Okay? तो ये क्लियर है आपको पूरा प्रोविजन इसका? ये लिख लिया ना, इसको रब कर दूं? So this is a responsible, this is how Britishers gave us false notion. This is how Britishers gave us false notion of a responsible or accountable गवर्नमेंट. मैंने फॉल्स नोशन की बात क्यों की? फॉल्स नोशन इसलिए कि जब ये एक्ट आया, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर. ओके, नॉट एवरीथिंग वाज इम्प्लीमेंटेड. ये जो सब चीजें आई, सब कुछ जो है था वो पेपर पे था. ओके, मेरी आवाज आ नहीं रही है? आज कम आ रही है? ओके ओके, सॉरी सॉरी, अभी से आएगी. ठीक है, आगे आ जाओ. ओके, आगे आऊंगी फिर उतना चलना पड़ेगा. ओके ओके, आई स्पीक लाउडली फ्रॉम दिस टाइम. ओके, तो अभी जब हमने देखा कि ये फॉल्स नोशन मींस रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की जो बात उन्होंने करी, अभी आ रही है? फॉल्स नोशन के बाद जो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की बात उन्होंने करी वो सिर्फ एक पेपर तक सीमित था. बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया चीजों को. ओके, उन्होंने ये बात तो कर दी कि आंसरेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, ये सारे उन्होंने काउंसिल्स क्रिएट कर दिए. ठीक है ना, वाइसरॉय भी आ गए, लॉर्ड कैनिंग आ गए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो चीजें बहुत ज्यादा पेपर से उतर के फील्ड पे आ नहीं पाई, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. सो इट वॉज अ फॉल्स नोशन. ओके, सो राइट इट डाउन. नाउ वी आर लुकिंग एट द क्रिटिसिज्म ऑफ 1858. सारे प्रोविजंस हमने देख लिए, अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म. There can be so many provisions, but I am telling you the important one. Okay, so write it down, the criticism of Government of India Act 1858. It was criticized that it could not change the it was criticized that it could not change the structure. It was criticized that it could not change the structure. It only streamlined administrative functions. It only streamlined administrative functions. ओके, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्ट्रक्चर दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंडिया का, बट कुछ ज्यादा उससे चेंजेस नहीं हो पाए. ओके, सो अब हम देखते हैं, जब हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की. सो लॉर्ड कैनिंग वाज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड he wanted to make Indians involved in the administration. He wanted Indians to get involved. वो चाहते थे कि Indians जो हैं वो involved हों. So write down, Lord Canning, the first Viceroy of India, wanted to get Indians involved or involve Indians. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इंडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया? इंडियन काउंसिल्स एक्ट का नाम सुना है ना? सो दे पास्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट टू गेट इंडियंस इन्वॉल्व.
1858 के बाद कब आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट? 61, राइट. ओके. देन कब आया? 92. देन 1909 और famously known as Morley-Minto reforms. Okay, and we'll talk about this in the class only. आज हमको इंडिपेंडेंस एक्ट तक पहुंच जाना है, आजादी दिला देनी है देश को, ठीक है ना. इसको लिखिए, ये ऐसे आप स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट टाइप का बना लीजिए. तो इनका जो मतलब था वो क्या था कि गेट मोर एंड मोर इंडियंस इन्वॉल्व एंड डेवलप द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. डेवलप एंड इवॉल्व मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब आपकी मेंबरशिप होगी इंडियंस की, तभी ना आप इन्वॉल्व हो पाओगे. कैसे इन्वॉल्व होगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें जब आपकी मेंबरशिप होगी तभी तो आप इन्वॉल्व हो पाओगे. ओके, सो द राइट डाउन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. इसको मैं क्लियर कर दूं? लिख लीजिए, लिख लीजिए. द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. तो फर्स्ट टाइम जो इंडियंस थे वो लेजिस्लेचर में आपको मिलेंगे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ओके, फर्स्ट टाइम्स इंडियंस विल बी इन द लेजिस्लेचर. इंडियंस विल फर्स्ट टाइम इंडियंस sat on the legislative council. And they were named as non-official members. Non-official members means they can't really participate. Okay, it is like a, you can, what? क्या बोल रहे हैं? Yes, they were not allowed to vote. They cannot participate. They cannot really participate. They were nominal. They were like they were given nominal power. You can only sit in the on the parliament. ठीक है, कौन थे मतलब लेजिस्लेचर कौन थे? 3 मेंबर्स. एंड थर्ड, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. सर दिनकर राव, जिनको नहीं पता है आप लोग भी लिख लो. They were named as non-official members as they don't have any power. और इनको नॉमिनेट कौन करता था? उन मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा? वाइस रॉय. ओके, आज अभी अगर आप देखो राज्यसभा में, लोकसभा में जो मेंबर्स होंगे उनको कुछ जो नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे, कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट. ओके, बिकॉज ही इज द रियल हेड. Nominal head means nominal, but on the papers he is the head. In practice we have our prime minister as the head. Okay, write it down. They were nominated by viceroy, and the members were Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. सर दिनकर राव. अच्छा, अभी आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो मैंने व्हाट सेंट्रल लेजिस्लेचर. ओके, तो अभी हम ये देखेंगे कि हमने जब 1773 का एक्ट पढ़ा था. ओके, जब मैंने एक्ट ऑफ 1773 आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था मैप बना के? क्या स्टार्ट हुआ था तब? सेंट्रलाइजेशन. और वो सेंट्रलाइजेशन खत्म कब हुआ? कब वो खत्म हो गया? तेज बोलिए थोड़ा. 1833.
एंड जो था वो 33 में हुआ ना। कॉलोनी कब बने? पुली जब सेंट्रलाइज हो गए, मैंने बताया था ना, नाउ इंडिया बिकेम अ कॉलोनी। कब कॉलोनी बने? कुछ पढ़ नहीं रहे हैं? 53 में बताया था, 33 में बताया था? 33 में ना। सो इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑन 33, मींस सेंट्रलाइजेशन इज कंप्लीट। एंड अब आप जो है, अब यहां से आप देखोगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से अब से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, मैंने आपको बताया था, जो ये पावर सेंटर्स बताए थे, याद है? बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। सारी पावर्स किसको दे दी गई थी? बंगाल को। ठीक है, इनके पास कोई पावर्स नहीं बची थी, तो सेंट्रलाइज हो गए थे फुली। अब जो लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया कि सारी पावर्स एक के पास नहीं रहेंगी। तो पावर्स देने का मतलब धीरे धीरे कैसे हुआ? जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आप देख रहे हो कि इंडियंस को आपने मौका दिया बैठने का, उनको इतना तो पावर दिया कि आप बैठ सको। ओके, सो राइट इट डाउन नाउ। लॉर्ड कैनिंग taken the first step, Lord Canning took the first step to decentralize the administrative system in India. And when decentralization will complete? This is the first step. This is the starting of decentralization. See, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज कब हुआ था? सेंट्रलाइज करने का फर्स्ट स्टेप कब हुआ था? 1773। इसका एंड कब हुआ? 1833। देन आप देखोगे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ? 1861। अभी पढ़ रहे हैं? तब तो बोलो जब सामने लिखा हुआ है। एंड इसका एंड कब होगा? 1935। ओके, और यू कैन से 37, 35 इज इनफ। क्यों होगा? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका आ जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसमें अब जो वाइसरॉय है, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया। ओके, अब वाइसरॉय के पास पावर्स कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी पावर्स वाइसरॉय को मिली हुई हैं? इसमें लिखिए, ही कैन मेक ट्रांजैक्शन रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ही कैन मेक ट्रांजैक्शन रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट and he will recognize portfolios. What is portfolio? Yes, the various department, okay, or the in current time we can say that various ministries. Our prime minister hold which portfolios? Our prime minister holds which portfolios? Huh? Read about it. Okay, this is for your knowledge. Read about it. Which portfolios are most important in our country? Read about them. Clear? So Viceroy will make, क्या बातें क्यों करने लगते हैं? लिखिए, Viceroy will make transaction rules of the government and he will recognize portfolios. Portfolio system. Portfolios is अच्छा, आपको ऑर्डिनेंस के बारे में पता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है, कोई बताएगा?
executive making laws when legislature is absent. हाँ, जब 6 महीने तक अगर सेशन नहीं चल रहा है तो एग्जीक्यूटिव जो है वो और एक लॉज बना सकते हैं. वैसे तो लॉज बनाना काम किसका है? लेजिस्लेचर का. ओके, सो द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, the doctrine of ordinance making comes from this Indian Councils Act of 1861. Write down. Doctrine of ordinance. अच्छा, यहाँ पे कौन बनाएगा ऑर्डिनेंस? So what is ordinance? Write down. The executive making laws when the parliament is absent for 6 months. Executive making laws when the parliament is absent for 6 months. Then next act लिखिए, Indian Councils Act 1892. Indian Councils Act 1892. So, इसमें क्या हुआ कि आपके स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाना स्टार्ट हुआ. ओके, सो फर्स्ट थिंग लेजिस्लेचर को क्या दिया गया कि दे कैन डिस्कस बजट. फर्स्ट प्रोविजन लिखिए, दे कैन डिस्कस बजट. दे कैन डिस्कस बजट. एंड नेक्स्ट प्रोविजन लिखिए, the viceroy will take recommendations of the provincial legislative council. Viceroy will take recommendation of the provincial legislative council and Bengal Chamber of Commerce before he nominates member to the legislative council. किसको नॉमिनेट करेंगे वाइसरॉय? इंडियंस को. लास्ट एक्ट में हमने पढ़ा कि वाइसरॉय ने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया. तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस आया वो क्या आया कि वाइसरॉय विल टेक रिकमेंडेशंस, एडवाइस लेंगे किसकी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की. प्रोविंशियल मींस, प्रोविंसेस मींस स्टेट्स यू कैन से. सो इंडिया वाज डिवाइडेड, ये इसमें लिखिएगा नहीं, मैं आपके उसके लिए बता रही हूँ. इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एट दैट टाइम. फर्स्ट वाज दिस वाज ब्रिटिश इंडिया, दिस वाज ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें आपका पहला पार्ट क्या था? प्रोविंसेस. एक डिवीजन था प्रोविंसेस का. एंड सेकेंड वाज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है ना. ये कैसे डिवाइडेड थे? किससे? इनको जो है हम बोलते हैं दे वर अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी. तो जब हम कॉलोनी की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलोनी, तो इन दोनों में कॉलोनी पूरा ही था किस सिर्फ ये थे? कॉलोनाइज जो थे वो सिर्फ अगर आप देखोगे तो प्रोविंसेस थे. जो ये आपके प्रिंसली स्टेट्स थे दे वर पार्शियली कॉलोनाइज्ड. कैसे? इनके मतलब बाकी तो ये इंडिपेंडेंट थे, सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर जो इनके थे वो कौन कंट्रोल करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट. इनके जो पॉलिटिकल, लीगल, कॉमर्शियल जो भी फंक्शंस थे वो इनके खुद के थे. दे वर कंट्रोलिंग इट. सो दे वर इंडिपेंडेंट
in most of the cases they were independent. Only the external affairs were controlled by British government. Clear है? So Viceroy will take recommendations of Provincial Legislative Council in nominating the members to the Legislative Council and also the Bengal Chamber of Commerce. इन दोनों का रिकमेंडेशन लेके वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को, किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. ओके, देन नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट प्रोविजन. दे विल टेक रिकमेंडेशन ऑफ जमींदार्स, ट्रेड यूनियंस. They will take recommendations of zamindar, trade unions, universities while making provincial legislative council. Okay. अब देखिए, while making provincial legislative council, देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए किसकी रिकमेंडेशन ली? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की. आप प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए भी रिकमेंडेशन लेंगे, किसकी? जमींदार्स की, ट्रेड यूनियंस की और यूनिवर्सिटीज की, ताकि जो एलीट मेंबर्स हैं उन्हीं को नॉमिनेट करके हम, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को नॉमिनेट करके हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रखें. कौन सी रिकमेंडेशन? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया. हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. ओके, और फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने के लिए किससे रिकमेंडेशन लेंगे? जमींदार से, ट्रेड यूनियन से एंड यूनिवर्सिटीज से. हाँ, आर्मी का अधिकार पार्शियली आप कह सकते हो, लेकिन जब भी कहीं बाहर से अगर आप युद्ध करोगे तो उसमें वो किसके अंडर में आ जाएंगे? ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर में आ जाएंगे. ओके, दे वर पार्शियली इंडिपेंडेंट, सो दे वर नॉट कॉलोनाइज्ड. वी कैन नॉट से दैट दे वर कॉलोनाइज्ड, वी कैन कॉल देम डोमिनियन. व्हाट इज डोमिनियन? मैं बताती हूँ. जब आपका डोमिनियन क्या होता है? जब पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स आपके पास हैं, आपकी कंट्री की पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स आपके पास हैं, बट यू आर हेडेड बाय अ एक्सटर्नल पावर और द कंट्री विच मेड यू कॉलोनी. इंपीरियल पावर के अगर आपका जो हेड है वो इंपीरियल पावर है, तब आप डोमिनियन होते हो. क्लियर है? सो वी वर डोमिनियन फ्रॉम 1947 टू 1950. 1947 से 1950 तक हम डोमिनियन स्टेटस में थे. क्यों ऐसा था? देखिए, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली, जब ये ऐलान करा क्लेमेंट एटली ने कि वी विल गिव इंडिया, वी विल कम बैक टू इंग्लैंड ऑन जून 1948, तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था. कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं बना था तो उन्होंने अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तो इतनी बड़ी कंट्री को, जितने सालों से कॉलोनी थी, हम इसको चलाएंगे कैसे? तो इसके लिए क्या हुआ कि उस टाइम पे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया. जब तक आप रिपब्लिक नहीं हो जाते हो तब तक, सिर्फ इंडिया को नहीं, पाकिस्तान को भी दिया गया. इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ गॉट डोमिनियन स्टेटस टिल दे गेट रिपब्लिक और सॉवरेन. ओके, सो व्हेन वी गॉट रिपब्लिक इन 1950. क्लियर? ये क्लियर है? सो नेक्स्ट राइट डाउन. अच्छा, ये बताइए कि अब 1892 में कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट कोई काम हो चुका है क्या, जो मतलब इनको फोर्स करा ब्रिटिशर्स को कि आप अब लेके आओ कुछ स्ट्रॉन्ग? INC, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885. 1885 में जब कांग्रेस आया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इन्होंने एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने प्रेशर फील किया. अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम.
ओके, इसको ये भी बोला जाता है कि ये जो उन्होंने किया ये एक सेफ्टी वॉल था। सेफ्टी वॉल थ्योरी दी थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने या लाला लाजपत राय ने? लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया था उस पर बुक भी लिखी है, वो थ्योरी वो लेके आए, ठीक है। लेकिन सेफ्टी वॉल की थ्योरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने, कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये कांग्रेस इसीलिए बना रहे हैं, कांग्रेस इसलिए हमको बनाने दे रहे हैं ताकि वो हमको और अच्छे से बहका सकें, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी फिर हमारी बातें इंडियंस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमको इंडियंस की बात जल्दी समझ में आएगी और ब्रिटिशर्स की बात देर में समझ में आएगी। बट इसका एक इफेक्ट भी था कांग्रेस का, क्योंकि जो लीडर्स थे दे वर डिटरमाइंड टू गेट इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे अगर वो भी जैसे एक्सट्रीमिस्ट, हम जब इनको डिवाइड करेंगे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, तो हम ये फर्क देखते हैं कि मॉडरेट जो थे उनकी पॉलिसी इसलिए मॉडरेट थी, मॉडरेट नेचर की थी कि वो चाहते थे कि हमें क्रश ना कर दिया जाए, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ने जब करा तो उन्हें क्रश कर दिया गया, उसके बाद आप रिवॉल्यूशनरीज की बात करोगे, ओके। तो ये सब चीजें कि इनका प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि अगर अब हमने कुछ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स नहीं किए, स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं लेके आए, तो हो सकता है कि इंडिया जो अब हाथ से निकल जाए, क्योंकि अब उनके पास लीडरशिप है। अभी तक कोई एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऑल इंडिया कोई लीडरशिप उनके पास नहीं थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ बिग स्टेप। राइट डाउन द important role in the Indian Councils Act of 1892 was played by Indian National Congress, which came into existence in 1885, which created pressure on Britishers. ओके, देन नेक्स्ट लिखिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। popularly known as Morley-Minto reforms. तो अब जैसे हम ये मोर्ले-मिंटो की बात देखते हैं तो इसका मतलब है इसमें दो लोग थे, एक ही लोग का नाम नहीं था मोर्ले-मिंटो। सो मोर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। राइट डाउन, मोर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये आपका आ रहा है 1909 में। उसके पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड में दो चीजें हैं। पहली क्या है, पहले इधर सुन लीजिए, आपस में मत बात करिए ना। बैकग्राउंड में क्या है, फर्स्ट थिंग इज बंगाल पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल पार्टीशन किया, फर्स्ट थिंग वाज दैट, एंड सेकंड वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी। लिखिए, द बैकग्राउंड ऑफ Morley-Minto reforms were first Lord Curzon's Bengal partition. कब हुआ था बंगाल पार्टीशन? 5 Bengal partition, and second was establishment of Muslim League as a political party. अच्छा, अभी हम ये देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की बात हमने करी, कई बार हो गई। इनके पास पावर्स कितनी है? तो जैसे हम जब पहले पढ़ रहे थे, हमने पहले किसके बारे में पढ़ा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में पढ़ा। पहले जब हम एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इनके पास जब आप दोनों की पावर्स को कंबाइन कर दो, किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। इनकी जब पावर्स को आप कंबाइन कर देंगे
उतनी पावर्स हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास में. ही वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम. सो राइट डाउन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया has the combined powers of Secretary of State of India has the combined powers of Court of Director and Board of Directors. So he was very powerful. Court of Director and Board of Directors. So he was very powerful. अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव, देखिए अब जो सेकंड प्रोविजन इनका आया, फर्स्ट प्रोविजन आप समझो, अभी तक प्रोविजन नहीं देखे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी तब तक कितनी थी? 16. सडनली इस एक्ट ने बढ़ा दी, 60 हो गई. समझ रहे हैं? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ के 60 हो गई. सडनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल rose from 16 to 60. देखिए अब इसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की हमको पता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की भी इंक्रीज हुई, पर वो उसके नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है ना. दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, सेंट्रल भी इंक्रीज हो रहा है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्रीज हो रहे हैं. अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज क्या हो जाती है, कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो लॉन्च कर देते हैं ब्रिटिशर्स. क्यों ऐसा किया? दे वांटेड टू डिवाइड अस. सो फर्स्ट टाइम द कम्युनल इलेक्टोरेट वाज लॉन्च्ड बाय मोरले मिंटो रिफॉर्म्स. फर्स्ट टाइम इन इंडिया द कम्युनल इलेक्टोरेट वाज लॉन्च्ड बाय किसके लिए लॉन्च किया गया? कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट. मुस्लिम्स, मैंने इसका बैकग्राउंड बताया ना, मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड. सो मुस्लिम लीग विल एक्सेप्ट इट और नॉट? दे विल एक्सेप्ट इट. कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. इसका मतलब क्या है? कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है? मींस अगर मुस्लिम्स को दे दिया, मींस जो मुस्लिम लीडर्स खड़े होंगे, जो मुस्लिम सीट्स हैं, उस पे वोट भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करेंगे, बेस्ड ऑन कम्युनिटी. दिस वाज अ सेपरेट इलेक्टोरेट. अब इसी को जब रिवाइज करेंगे आगे जब जाके, तो कम्युनल इलेक्टोरेट 1919 का जब आपका रिफॉर्म आएगा तो उसमें किसको दे देंगे? सिख एंड क्रिश्चियंस. सिख एंड क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट वो 1919 में दे देंगे. इस तरीके से वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे. समझ में आ रहे हैं? ये लिखिए, द कम्युनल इलेक्टोरेट वाज प्रोवाइडेड फॉर मुस्लिम्स एंड लॉर्ड मिंटो इज criticized as the father of communal electorate in India. Lord Minto is criticized as the father of communal electorate in India. तो उनका ये मतलब था कि हम उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करेंगे जिनके अंदर ये चीजें हैं कि हमें सेपरेशन चाहिए. उनके थ्रू वो ब्रेक करना चाह रहे थे इंडिया की यूनिटी को. अब हम ये देख रहे हैं कि कब से एक्ट आ रहे हैं? 1773 से. 1773 से एक्ट आ रहे हैं. 1909 तक हम देख रहे हैं हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है अभी तक. इंडियंस को कुछ भी कोई एक भी पावर हासिल नहीं हुई है. सब कुछ अभी पेपर्स पे है और इवन हमारी जो यूनिटी थी वो भी तोड़ दी. क्लियर है? अभी तो कुछ हासिल भी नहीं हुआ, यूनिटी भी तोड़ दी. तो लिखिए इसमें, in almost 200 years, almost 150 years, नहीं 200 years, हाँ 200 years लिखिए. In almost 200 years, Indians got nothing in terms of power. Indians got nothing in terms of power, and even they have to sacrifice their unity. Even they have to sacrifice their unity.
अभी किसकी एंट्री होने वाली है? महात्मा गांधी, फादर ऑफ अवर नेशन। सो एक बात बताइए कि डू यू रियली थिंक ही वाज द फादर ऑफ अवर नेशन? Yes, he was. Why he was not? He was the father of our nation. You all are literate. You all are graduate. At this time, at this point of time in 1909, what was the literacy rate of our country? Can someone tell me? It was barely 6 to 7%. 6 to 7% of the country knows how to read and write and they are literate. समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रही हूँ ना इतनी देर से सब कुछ। अभी आप सब सिर्फ इतने हो, उस टाइम पे कैसे था कम्युनिकेशन का भी? अभी तो ये लाइव स्ट्रीम भी चल रहा है, आप भी समझ रहे हो और भी समझ रहे होंगे। उस टाइम पे क्या मोबाइल फोन्स थे? कैसे उन्होंने इन सबको समझाया? यू आर अ कॉलोनी, यू आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेटेड, वी हैव टू बिकम डोमिनियन फर्स्ट। पहली डिमांड क्या थी हमारी? गिव अस डोमिनियन स्टेटस एंड देन पूर्ण स्वराज। कब अडॉप्ट किया गया? 1930, 26 जनवरी 1930 वी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पूर्ण स्वराज, वी अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो कैसे उन्होंने समझा दिया सबको। So he is correctly defined as the father of our nation. और भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनका हम नाम लेते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, बट महात्मा गांधी played a very crucial role. So understand this. Write down. Now the arrival of Mahatma Gandhi changed the arrival of Mahatma Gandhi changed the situation and he gave us direction towards independence, and he gave us direction towards independence. ठीक है, तो अभी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1858 आपका आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया तो व्हाट वाज डन टू ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से क्या हुआ था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी वजह से तो ये आया। क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, कंपनी रूल खत्म हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक, ये चीज मैं बताना भूल गई थी, इसको भी लिख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट आप लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको क्या बोलते हैं? मोनफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और मोनफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, इसमें भी सेम डिवीजन है। मॉन्टेग्यू जो थे आपके वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड जो थे आपके वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे 1919 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, इसमें क्या उस टाइम पे 1919 के टाइम पे क्या चल रहा था वर्ल्ड में? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जस्ट एंडेड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था एंड लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। लीग ऑफ नेशन का नाम सुना है? द फोरफादर ऑफ यूनाइटेड नेशन। एंड लीग ऑफ नेशन फेल्ड, लीग ऑफ नेशन फेल्ड बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड। लीग ऑफ नेशन किस लिए एस्टैब्लिश की गई थी? कि आगे वर्ल्ड वॉर ना हो, एंड वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड, so it failed completely. Then we established United Nations, and is it successful or not? It is successful. I have told you this. Okay, so इस टाइम पे क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 1 जो आपका है वो एंड हुआ है।
कब से कब तक चला है वर्ल्ड वॉर 1? 15 से 19, 14 से 19, 14 से 19, क्लियर है? तो इसमें जो है फिर से मैंने बताया था जैसे कम्युनल इलेक्टोरेट जैसे वो मुस्लिम्स के लिए लाए थे, वैसे ही इसमें वो कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आएंगे किसके लिए? सिख्स एंड क्रिश्चियंस. राइट डाउन. Now they gave us communal electorate for Sikhs and Christians. अच्छा, इस टाइम पे क्या हो रहा है? मैंने बताया गांधी का अराइवल हो चुका है, ठीक है? तो अब क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वीक हो जाते हैं. ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी वीक हो जाते हैं. दोनों वॉर्स में वीक हुए हैं, फिर भी मानते नहीं थे, ठीक है ना? वर्ल्ड वॉर 1 में भी ब्रिटिशर्स जो थे वो they became weak and Gandhi also arrived. Indians got a strong leadership and Indian National Congress which was existing but it was painted in a new color, the color given by Mahatma Gandhi. समझ में आ रहा है? तो अब क्या है, अब जो इन्होंने डिमांड करी, अब जो डिमांड इंडियंस की थी वो डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि वी वांट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी समझिए इस टर्म को, साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा. दे डिमांडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. व्हाट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? इट कंटेन्स टू पार्ट्स. फर्स्ट इज बाइकामरलिज्म and second is separation of power. Clear है? Provincial autonomy means give us bicameralism and separation of power in provinces. तो इन्होंने क्या बोला जब इनसे डिमांड की गई that we want provincial autonomy, तो ब्रिटिशर्स ने क्या गेम खेला अभी समझिए. ब्रिटिशर्स ने बोला that we are giving you the legislature list. आज भी आपकी जो लिस्ट है 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, 3 लिस्ट है आपके पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, इन्होंने बोला कि जो आपकी लेजिस्लेचर लिस्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे किसमें? फेडरल एंड प्रोविंशियल. और प्रोविंशियल लिस्ट भी कैसे डिवाइडेड है? रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. ब्रिटिशर्स ने बोला लो आपने सेपरेशन ऑफ पावर मांगा तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया. ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर. इस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बना दिया. पहले तो समझ में नहीं आया इन लोगों को, जब ये एक्ट आया, जब समझ में आया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. पहले तो ये लिखिए, लेजिस्लेचर लिस्ट को डिवाइड कर दिया फेडरल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट में, और प्रोविंशियल लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट जो थे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, दैट वर गिवन टू रिजर्व लिस्ट. ओके, एंड द अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वर गिवन टू ट्रांसफर्ड लिस्ट. अब इसमें जो रिजर्व लिस्ट थी, इसमें जो था वो वाइसरॉय का रिकमेंडेशन मैंडेटरी था, ठीक है, और इस पे मैंडेटरी नहीं था जो भी सब्जेक्ट्स थे. तो आप ये समझो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी, लिस्ट भी दे दी, चलिए ठीक है, लिस्ट में भी अगर आपने पावर डिवाइड की होती, पहली तो जो फेडरल लिस्ट है, जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे मैक्सिमम वो इस लिस्ट में थे, फेडरल लिस्ट में. जो प्रोविंशियल लिस्ट जो दी गई उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं भी थे, और जो थे भी उसको रिजर्व कैटेगरी में डाला गया, जिसके लिए हमको वाइसरॉय की परमिशन चाहिए. क्लियर है? इसको उन्होंने बोल दिया, हमने आपको सेपरेशन ऑफ पावर दे दिया. इस तरह से उन्होंने बेवकूफ बनाया. सेकंड उन्होंने बात क्या बोली? अब उन्होंने बोला कि कोई भी, अब आपका जो एक जॉइंट हेड होगा, डायरार्की जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ. डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड. अभी आपका जॉइंट हेड रहेगा, तो हमने बात की थी
कि बाइकामरलिज्म की हमें मिला क्या, डायआर्की, ठीक है। उन्होंने बोला कि आपके पास, अब हमने आपको बाइकामरलिज्म भी दे दिया, सेपरेशन ऑफ पावर भी दे दिया, तो आपकी डिमांड जो थी वो पूरी हो गई। जब ये सब गांधी जी, मतलब ये सब जब हुआ तो इंडियन लीडर्स आर वेरी अपसेट, बहुत नाराज हुए। इससे नाराज होकर गांधी जी ने लॉन्च कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1920, एंड इट ended after चौरी चौरा केस। It ended after चौरी चौरा केस in 1922, okay। अच्छा, ये जो बाइकामरलिज्म की मैं बात बता रही हूँ, जो उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर किया है, ठीक है, इसमें अब उन्होंने क्या कर दिया कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट आपका है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रेजेंट राज्यसभा आप समझ लो, और सेकेंड पार्ट आपका है हाउस ऑफ पीपल। इसमें जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया है ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ ये एडवाइजरी बॉडी है। तो उन्होंने बोल दिया कि अब आपको हमने बाइकामरलिज्म भी दे दिया। बाइकामरलिज्म ऐसा नहीं मांगा था, एडवाइजरी नेचर का नहीं मांगा था ना, सेपरेशन ऑफ पावर ऐसा नहीं मांगा था। ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ये चीज। तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिवाइड कर दिया, एक काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया। आज का आप राज्यसभा समझ लो, हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। लेकिन राज्यसभा इज नॉट अ एडवाइजरी बॉडी ओनली। ये क्या है, इट इज ओनली अ एडवाइजरी बॉडी। क्लियर है? So they gave us false division of power. They gave us false division of powers. Next provision लिखिए इसी का, executive council. In executive council, in executive council, 3/6 members, 3 out of 6 members will be Indians. In executive council, 3 out of 6 members will be Indians, and separate electorate for Sikh and Anglo-Indians. Next, limited franchise was given, means 10% of Indian can vote. You can write Anglo-Indians and Christians also. They were given, Indians were given only 10% of franchise. Franchise means the right to vote, ठीक है ना। 10% इंडियंस को दिया गया ओनली। एंड हु गेव अस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट वी हैव टुडे? हु गेव अस? हु इज द फादर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? B.R. Ambedkar, father of Indian Constitution. It was a very bold step taken by him at that time. So the fourth provision is they gave us limited franchise of 10%. Next is High Commissioner for India. High Commissioner for India established at London. These are all facts, write it down. High Commissioner for India was established at London. And budget was divided for provinces and center. Separate budget for provincial, separate budget for provinces were given. थोड़ा 15 मिनट एक्सटेंड कर दूं क्लास को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोग को? ओके, बिकॉज वी हैव टू फिनिश इट टुडे. Separate provincial list, separate provincial budget was introduced. So now there will be a budget for center and states as well. Today we have the budget for center and state also or not? We have na? Okay. Next, उन्होंने क्या बोला कि 10 साल बाद हम इसे रिवाइज करेंगे. After 10 years we will revise this. 10 साल पूरे हो पाए थे कि पहले रिवाइज करना पड़ गया था? कब? साइमन कमीशन in 1927. पहले उन्होंने बोला था कि हम 10 साल में रिवाइज करेंगे, but the things changed drastically, so they have to revise it, the act in the form of Simon Commission in 1927.
लिखिए साइमन कमीशन 1927। अच्छा, जो साइमन कमीशन आया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए, इसको आप ऐसे समझ लो। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। उस कमीशन में कोई भी मेंबर जो था वो इंडियन नहीं था, ठीक है। ये कब आया? जब ये यहाँ पे आया तो इसका बहुत विरोध हुआ। लाला लाजपत राय की मौत जो है वो उसी से रिलेटेड है। किसके लिए वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था? दैट गो बैक साइमन, भगत सिंह केस। और आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको इतना क्लियर होगा दिमाग में। तो ये जो साइमन कमीशन था, इसका जो था, इसका बहुत विरोध हुआ यहाँ पर। क्या बातें क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाओगे क्या कर यहाँ पे? अगर आप पढ़ा लो तो मैं भी थक गई हूँ बोलते बोलते। थोड़ी देर मुझे सुन लो, फिर आपस में बातें कर लेना। तो इनका जो बहुत ज्यादा इनका विरोध हुआ, इसमें लिख लीजिए। इन 1927 साइमन कमीशन केम टू इंडिया and there were no Indians in that commission. And on the recommendation of Simon Commission, white paper on constitutional reforms was released. On recommendation of Simon Commission, white paper on constitutional reforms was released, and this became the foundation for Government of India Act 1935, from where 50% of our present constitution was taken. This became foundation for the Government of India Act 1935, जिससे हमारा जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 50% भाग जो है वो इससे लिया है हमने। ओके, this was like a document. This was a document released by Simon Commission. This was a document. इसी का फाउंडेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो फाउंडेशन बना वो यही बना। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन देखिए, मैंने व्हाइट पेपर आपको बता दिया। देखिए वो हिस्टोरिकल पार्ट है बहुत ज्यादा, जो पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू दिस। तो आपको 1935 में उसके सारे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। वही फाउंडेशन बन रहा है ना इसका, तो एक्ट में आएंगे उसकी रिकमेंडेशन। क्लियर है? हाँ, उसके बावजूद पास हुआ। क्या? उससे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमारा 50% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है वो तो। हाँ, बेस्ड था उनकी रिकमेंडेशन पे, पर विरोध हो रहा था यहाँ पे ना। तो जो हिस्ट्री में हो गया उसके लिए मैं क्या बता सकती हूँ। दिस इज हिस्ट्री, यू हैव टू स्टडी जैसा भी है वैसा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई। नहीं पढ़ना हो तो मैं यहीं पे रोक दूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात हुई ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की। ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या आ जाएगा? इसको मैं रैप कर दे रही हूँ। ऑल इंडिया फेडरेशन मीन्स प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर? ऑल इंडिया फेडरेशन मीन्स प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट। फर्स्ट टाइम ट्रू डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है इस एक्ट के साथ। फर्स्ट टाइम वी गेट ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। कैसे? लिस्ट आपको मिल जाएगी, फेडरल लिस्ट, सेकेंड इज प्रोविंशियल लिस्ट, and third is concurrent list.
ये लिख लिया, ये तीनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ट्रू डिवीजन ऑफ पावर आपको इस एक्ट के साथ मिला। और अब हम देखेंगे कि जो आपका डिसेंट्रलाइज का प्रोसेस शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? डिसेंट्रलाइजेशन 1909, 1861। 1861 में जो शुरू हुआ था वो अब जाके कंप्लीट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीटेड। ओके, और लिख लीजिए इसमें, वी आर नाउ प्रोविंशियली ऑटोनॉमस, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी मिल गई। ये डिमांड कब की गई थी? 1919 में। एक्सेप्ट कब हो रही है? 35 में। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज गिवन। अच्छा, ये बात हुई थी दैट वी विल मेक एन ऑल इंडिया फेडरेशन, पर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सक्सेसफुल हो पाया था इस बात में? नहीं हो पाया था, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाई। व्हाई? बिकॉज प्रिंसली स्टेट सेड नो। ओके, so government of India Act 1935 failed to form a all India federation because princely states said no. Next, अच्छा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको लिख लीजिए, उसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। नो डायरकी, डायरकी वाज अबॉलिश्ड in provincial autonomy. Write down provincial autonomy as a heading, then write diarchy was abolished. Second, bicameralism in some states, bicameralism in some states, सेंट्रल में पूरा abolish, हाँ, diarchy is abolished. Bicameralism in some states, RBI established. Okay, इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। उस टाइम पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ये लिख लीजिएगा बाद में। अब इस एक्ट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मींस दो स्टेट्स मिलके अपना एक पब्लिक कमीशन बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका ये आया था 1919 में और ये आपके दोनों हैं जो ये आए 1935 में। क्लियर है? काउंसिल ऑफ इंडिया वाज आल्सो अबॉलिश्ड, काउंसिल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड। अब इसके बाद 35 के बाद में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की डिमांड हो रही थी बहुत ज्यादा, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडियन लीडर्स जो है डिमांड कर रहे थे कि वी वांट टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम डिमांड की थी एमएन रॉय ने 1934 में कि हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और भी जो कांग्रेस के लीडर्स थे दे आल्सो वांटेड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन बाय देयर सेल्फ, ठीक है ना। तो इसके लिए अब अगस्त ऑफर आएगा आपका 1940 का। अगस्त ऑफर में ये बोला जाता है कि आप प्रपोजल आता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। राइट डाउन अगस्त ऑफर 1940। On 8th August 1940, लॉर्ड लिनलिथगाउ, मैं नाम लिख देती हूं, लॉर्ड, इस टाइम पे क्या हो रहा था 1940 के टाइम पे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। क्लियर है? हम जो ब्रिटेन थे ये हिटलर से भी परेशान थे, जर्मनी, वो भी अटैक कर रहे थे कंटिन्यूअसली, और एशिया में परेशान थे किससे? जापान से, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो जो ये लॉर्ड लिनलिथगाउ थे इन्होंने हमसे पूछे बगैर ये अनाउंस कर दिया दैट इंडिया इज इन वॉर विद जर्मनी। तो इस बात से इंडियन लीडर्स बहुत नाराज हुए कि ये कैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला, अगस्त ऑफर में ये बोला कि आप हमें सपोर्ट कर दो वॉर में, और जब हम ये वॉर से निकल आएंगे, जब वॉर खत्म हो जाएगी तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अभी भी वो बात किस पे है? डोमिनियन स्टेटस पे। बात हमने कब पूर्ण स्वराज की थी? 1930 पे। अभी भी बात कर रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसको लिख लीजिए यार, मैं इसको नहीं लिखाती हूँ, आपको समझ में आ गया ना? क्लियर है? देन नेक्स्ट हम आएंगे, अब जब ये चले गए, ये जो अगस्त ऑफर 1940 था ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट आया था, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इसका हुआ था, फॉर्मली हो नहीं पाया था। तो इसको फॉर्मलाइज करने के लिए तो इसको ये चीज लिख लीजिए, टू फॉर्मलाइज अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन 1942 के, टू फॉर्मलाइज अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन 1942 के। अब जब क्रिप्स मिशन आ रहा है तो उसको मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है।
क्रिप्स मिशन जो आया था, इसके मेंबर्स थे एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड पैट्रिक लॉरेंस। ओके, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड पैट्रिक लॉरेंस। तो जो इसकी जो ये क्रिप्स मिशन आया किसको फॉर्मुलाइज करने के लिए, अगस्त ऑफर को, तो इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्रिप्स मिशन आया था, उनका कहना था कि हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, उसमें उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए थे, इफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस बोथ विल एक्सेप्ट इट, बट मुस्लिम लीग वांटेड सेपरेट कंट्री, दे वांटेड पाकिस्तान, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो 1942 में भी हमको मिल सकता था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, पर हमको नहीं मिला। इसके बाद आपका आएगा सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान 1946, राइट डाउन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अच्छा, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, 1942 में फेल हो गया, ठीक है, तो गांधी जी ने इसकी रिटेलिएशन में क्या लॉन्च कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, और नारा किसका दिया, डू और डाई, डू और डाई। ओके, इन रिटेलिएशन ऑफ क्रिप्स मिशन गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, अब जब कोई आपका कैबिनेट मिशन आ जाएगा 1946 में, मुस्लिम लीग फिर नहीं मान रही उनकी बातें, मुस्लिम लीग ने फिर से एक्सेप्ट नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बने, उस मतलब कि हमारा जो एक ही स्टेट बने, इंडिया ही एक कंट्री बने, उसी का कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉर्मुलाइज कर लो, उसको उन्होंने नहीं माना। लेकिन मुस्लिम लीग ने एक चीज मान ली, कैबिनेट मिशन प्लान की एक चीज मान ली, इलेक्शंस के लिए राजी हो गए, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, दे एक्सेप्टेड इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कब हुए, जून 1946 में। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस पर 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन देयर विल बी वन मेंबर देयर विल बी वन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 40 करोड़, 38 to 40 करोड़ के अराउंड थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी, इट वाज 389। क्लियर है? तो इसमें से आपका 296 जो था वो था प्रोविंसेस से, हाँ हाँ, proportional representative per 10 lakh of population there will be one member, one representative. Okay, तो उस टाइम पे 296 जो सीट्स थी वो प्रोविंसेस को दी गई, और 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। ये इलेक्शन का पूरा समझ में आ गया। अब इसका रिजल्ट आप देख लो। रिजल्ट जो रहा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को मिली 73। क्लियर है? ओके, तो मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स। इसके बाद में मुस्लिम लीग ने अब इनको लगा कि अब तो असेंबली भी बन गई, ऐसा ना हो कि इसी स्टेट में हमें मर्ज कर दें, हमें अलग स्टेट नहीं मिले। तो जो पहली सेशन बैठी कांग्रेस की, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, उसको मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। तो उसमें कितने मेंबर्स आए? 211। 211 जो मेंबर्स थे वो उस टाइम पे सेशन में थे। फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946, सभी को पता है इस बारे में, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ नाम है वो आपको मैं बता दे रही हूँ, आपने पढ़े भी होंगे। लीगल एडवाइजर जैसे आपके BN राव को बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? SC मुखर्जी एंड बीटी कृष्णमा राव, ओके, कृष्णमाचारी, बीटी कृष्णमाचारी, उनको आपका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद थोड़ा सा रुक जाइए जरा, ठीक है, मैं समझ रही हूँ देर हो रही है, कंप्लीट हो जाने दीजिए इस टॉपिक को थोड़ा आराम से, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रेजेंटली, मतलब जब ये बना था ओरिजिनली, कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, और कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। और जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था,
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था कब, डेट उसकी लिख लीजिए 31 जनवरी, ऑन 31 दिसंबर 1946, ऑन 31 दिसंबर 1946 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस was moved by जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, इसी को बाद में हम प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी आप समझे, जब ये रेजोल्यूशन दिया गया उसके बाद मुस्लिम लीग को अप्रोच किया गया कि अब आप वापस आ जाओ, ज्वाइन कर लो, पर वो नहीं आए। तो यूनानिमसली 20 फेब 1947 को, सॉरी 22 जनवरी 1947 को इसको हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। ये मूव किया गया था पहले, जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये मूव किया गया था दिसंबर में, फिर जब मुस्लिम लीग ने फिर से आने से मना कर दिया तो इसे अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कब, 22 जनवरी 1947। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट थे एक्ट जो आपका था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसके क्या प्रोविजन थे। मुझे यही पहले पढ़ाना था पर इन सबको नहीं पता थे तो आपको ये समझ में नहीं आता। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपका है, उस टाइम पे जब ये कैबिनेट मिशन भी चला गया तब किसे भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए पाकिस्तान बना लेते हैं। फर्स्ट टाइम लॉर्ड माउंटबेटन एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो देयर विल बी 2 सेपरेट डोमिनियंस, अभी भी डोमिनियन रहेंगे, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 2 स्टेट्स की बात यहाँ पे होगी, 2 नेशन थ्योरी, इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, दोनों का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, इसको लिख लीजिए। अब कोई भी हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट नहीं होगी, नो हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, नो वाइसरॉय। जब ये नहीं होगी तो ये भी नहीं होंगी, बिकॉज वाइसरॉय वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, नो वाइसरॉय। और अभी कौन होगा, गवर्नर जनरल। सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। कब तक थे ये, जब तक आप रिपब्लिक नहीं बन जाते, until India gets republic। हाँ, हाँ ठीक है, वो बात की बात है, अभी ये समझिए, ठीक है ना। फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, देन आप ब्रिटिश पैरामाउंसी का लैप्स हो जाएगा, ओके। ब्रिटिश पैरामाउंसी जो था, कब मैंने बताया था ये, जब मैं प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस के बीच में आपको बता रही थी डिवीजन, ले लीजिए, ओके। सो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। तो ब्रिटिश पैरामाउंसी का लैप्स हो गया, मींस जो प्रिंसली स्टेट्स थे अब उनको वो नहीं मांग रहे इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से, वो इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला प्रिंसली स्टेट्स को, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया, या तो आप इंडिया ज्वाइन करो, दूसरा बोला या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या इंडिपेंडेंट हो जाओ। हम आपको ये डॉक्ट्रिन, जो ब्रिटिश पैरामाउंसी का जो डॉक्ट्रिन था, इसे हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों में कोई भी चूज कर लो अपना, क्लियर है। तो उन्होंने बोल दिया कि इंडिया जो है डोमिनियन स्टेटस रहेगा 1947 से, जब तक इनको ये रिपब्लिक नहीं हो जाते, मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने कुछ प्रोविजंस को अडॉप्ट किया था, कब, 26 नवंबर 1949। एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, 26 जनवरी 1950। सो द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑन 26 जनवरी 1950। और ये डेट क्यों ली गई, इन द मेमोरी ऑफ पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ 26 जनवरी 1930। क्लियर है, ओके, थैंक यू क्लास। अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म, वन सेकेंड बैठ जाइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म भी होगा। क्रिटिसिज्म इसलिए होगा कि पहली बात तो ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, इसको ब्रिटिशर्स बराबर इसको
एक बात सुन लीजिए जरा, ब्रिटिशर्स बराबर जो है इसमें इन्वॉल्व थे पूरे तरीके से, इंडियंस इसमें इन्वॉल्व सिर्फ इंडियंस ही नहीं थे, बाहरी डिस्टर्बेंस भी था। सेकंड, कांग्रेस डोमिनेटेड थी, कांग्रेस डोमिनेटेड थी, लॉयर्स डोमिनेटेड थी। ओके, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। ओके, थैंक यू।